हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 विच वाज इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो आज का चैप्टर है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस, चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी क्लास 12 ऑफ पॉलिटी। तो एक बैकग्राउंड सिमिलर वे में हम ले लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स तो बना ली, बट थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है कुछ स्टेट्स जो थी उन्होंने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करनी शुरू कर दी, ऑटोनॉमी की डिमांड शुरू कर दी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो हम ये देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 370 जो है हमने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल जो है स्टेटस वो दे दिया था, बट और ये एरिया जो है मैक्सिमम मुस्लिम्स, सिख्स एंड हिंदूज़ के द्वारा डोमिनेटेड था। तो 3 एरियाज़ यहाँ पे रहे हमारे पास, श्रीनगर का एरिया था, जम्मू का एरिया था एंड सिमिलरली लद्दाख का एरिया था, जो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स इक्वल मेजॉरिटी में कहीं ना कहीं शेयर करते थे। तो ये प्रॉब्लम रही कि जो हमारे राजा हरी सिंह थे वो ये चाहते थे कि जो कश्मीर है ना वो पाकिस्तान के पास जाए ना वो इंडिया के पास जाए। तो क्या हुआ उस वक्त, वो ये चाहते थे कश्मीरियत यानी कि कश्मीर के लोगों की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो बनी रहे, कश्मीर एक ऑटोनॉमी या ऑटोनॉमस कंडीशन में रहे, वो किसी भी कंट्री को सपोर्ट ना करे। बट जो उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला थे वो बहुत ही खास फ्रेंड्स थे हमारे कांग्रेस लीडर्स के एंड स्पेशली जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो फिर क्या होता है कि 1947 में वही पाकिस्तान जो है इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करता है कश्मीर में। तो क्या होता है कि हरी सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं विवश हो जाते हैं इंडिया की हेल्प लेने के लिए। तो इंडिया इन दी एंड क्या बोलता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे तभी अगर आप इंडिया को ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, फर्दर इंडियन आर्मी जो है हेल्प कर देती है कश्मीर की और हरी सिंह जी मान जाते हैं इंडिया में ज्वाइन करने के लिए। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके अपोजिशन में था या अपोज कर रहा था कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो कहीं ना कहीं साथ रहे, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेशन एरिया है और कहीं ना कहीं हरी सिंह का जो एसेंट था वो मायने नहीं रखता। तो इन दैट केस यूएन को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने 3 स्टेप रेजोल्यूशन दिया। तो 3 स्टेप रेजोल्यूशन में ये कहा कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को वापस लेके जाए, सेकेंडली इंडिया अपनी आर्मी उतनी ही रखे ताकि वो इंडिया अपनी आर्मी कश्मीर में उतनी ही रखे ताकि वो एक रिवोल्ट को सप्रेस करे, उससे ज़्यादा नहीं। एंड थर्ड चीज़ कि जब ये सारी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो लोगों की ओपिनियन के बेसिस के ऊपर कि उन्हें ऑटोनॉमी चाहिए या पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में रहना है, ये उस चीज़ के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद क्या होता है कि शेख अब्दुल्ला जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जे.एंड.के बन जाते हैं 1948 में, क्योंकि उस वक्त ये कहीं ना कहीं हम देखते हैं एक तरह से हमारे पास ऑप्शन था या एक लॉ था जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा। और कोई भी सिचुएशन नॉर्मल हुई उसके बाद जो हमारे शेख अब्दुल्ला थे वो पीएम बन गए 1948 में। तो अब 370 आर्टिकल को लेके ना लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि 370 आर्टिकल जो है वो कश्मीर के लोगों को जो है हमसे मिक्सअप होने से कहीं ना कहीं अलग कर रहा है, इसलिए हमें आर्टिकल जो 370 है उसे हटा देना चाहिए और जे.एंड.के को एक नॉर्मल स्टेट की तरह ही कंसिडर करना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वहाँ के या यहाँ के लोग हैं आपस में एक दूसरे से मिले जुले, एक तरह से कहीं ना कहीं स्पेशल स्टेटस उन्हें ना दिया जाए। बट साथ ही साथ कश्मीरीज़ का उस टाइम पे ये कहना था कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है, इंडिया ने कहीं ना कहीं उनसे धोखाधड़ी करी है, क्योंकि प्लेबिसाइड जो है यूएन ने उस टाइम कहा था कि लोगों के ओपिनियन को कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाएगा, तो उस एस्पेक्ट को इंडिया ने कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया। तब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स कैसे बदली वहाँ पे। तो हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला बन गए प्राइम मिनिस्टर। तो वो दोस्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के एंड बाकी सारे अदर कांग्रेस लीडर्स के भी। तो थोड़ी ही देर बाद जो उन्होंने पॉलिसीज़ लगानी शुरू की जे.एंड.के में, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनकी दोस्ती या उनके रिलेशंस ख़राब होने शुरू हो गए। तो एज अ रिज़ल्ट शेख अब्दुल्ला को कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया गया या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और जो कांग्रेस थी वो एनसीपी के साथ मिलकर यानी शेख अब्दुल्ला की पार्टी के साथ मिलकर काम करती रही, बट कांग्रेस की डोमिनेशन वहाँ पे हमेशा ही रहती थी। तो थोड़ी देर बाद या थोड़े ही टाइम के बाद
जो शेख अब्दुल्ला हैं उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट होता है और ये डिसाइड होता है कि JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो हटाकर सिंपल चीफ मिनिस्टर की पोस्ट ही रह जाएगी। तो इस वजह से गुलाम मोहम्मद सदीक जो है फर्स्ट CM बन जाते हैं JNK के। एंड थोड़ी ही देर बाद इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी थोड़ी मिली भगत होती है, तो उसके बाद 1974 में शेख अब्दुल्ला खुद से CM बन जाते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला जो उनके बेटे हैं वो आगे कहीं ना कहीं इस चीज़ को टेक ओवर कर लेते हैं एंड ही बिकम्स द नेक्स्ट CM ऑफ JNK। एंड उनकी रेन में भी यही इशू रहा कि कश्मीर में कोई ना कोई इश्यूज चलते रहे, इंसर्जेंसी बढ़ती रही। तो 1987 में अगेन जो है स्टेट के इलेक्शंस आकर सर पे खड़े हो गए, बट कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जो है फिर से 1987 में, क्योंकि लोग तो अगेंस्ट ही थे कि कांग्रेस की डोमिनेशन बढ़ रही है, कि कांग्रेस क्यों इतना इंटरफेयर कर रही है, बट फारूक अब्दुल्ला के 1987 के इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस ही वहाँ पे जीतती है। तो लोगों को ये लगता है कि जो भी ये सारे के सारे इलेक्शंस थे कहीं ना कहीं फेक थे एंड प्री डिसाइडेड था कि कांग्रेस एंड NCP विल कम इनटू पावर। तो लोगों में कहीं ना कहीं इसके लिए गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ 1989 इंसर्जेंसी यानी कि मिलिटेंसी कश्मीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड एज अ रिजल्ट प्रेसिडेंट्स रूल लग जाता है। एंड 1996 में फाइनली फिर जाकर हमारे पास इलेक्शन होते हैं कश्मीर में, जिसमें अगेन NCP ही आती है विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस। बट 2002 के जो इलेक्शंस हुए उसके बाद PDP यानी कि महबूबा मुफ्ती जी, तो उनके जो फादर हैं मुफ्ती, वो फिलहाल बन जाते हैं PDP के CM, जो कि विद द हेल्प ऑफ कांग्रेस उस टाइम पे पावर में आए। तो मुफ्ती मोहम्मद उस टाइम पे बने 3 साल के लिए CM, क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। 3 साल के लिए मुफ्ती मोहम्मद बने CM। फर्दर गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो CM बने, बट अपनी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इंसर्जेंसी बढ़ गई और प्रेसिडेंट का रूल लगाना पड़ा। और 2008 के बाद ये स्टेट के इलेक्शंस फिर से होते हैं एंड 2009 में उमर अब्दुल्ला जो NCP के हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाते हैं JNK में। एंड उसके बाद सीधा इलेक्शन होते हैं 2014 में, जिसमें PDP यानी कि मुफ्ती मोहम्मद जो है वो बनते हैं CM, बट इस बार कांग्रेस के साथ नहीं, BJP की अलायंस वो फॉर्म करते हैं एंड वो पावर में आते हैं एंड बनते हैं CM। और उनकी डेथ हो जाती है एंड 2016 में महबूबा मुफ्ती फर्स्ट CM वुमेन जो है बनती हैं वो JNK की, और 2016 में। उसके बाद जो है 2018 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है JNK के अंदर और BJP अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लेती है। एंड फाइनली 2019 में आर्टिकल 370 से जो स्पेशल स्टेटस था JNK का वो अबॉलिश हो जाता है और JNK को डिवाइड करके 2 स्टेट्स में बना दिया गया, यानी कि JNK एंड लद्दाख। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर की कहानी। तो बात करते हैं हम पंजाब की। तो पंजाब में अर्लियर ही 1951-52 से हम देखते हैं कि डिमांड चलती आई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें भी डिवाइड कर दो। तो फाइनली पंजाब को फर्दर 1966 में पार्टीशन कर दिया था, हिमाचल और हरियाणा को अलग निकाल दिया था और पंजाब को एक अलग से स्टेट बना दिया था। और इसमें रोल ऑफ अकाली दल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अकालीज ही थे जो चाहते थे कि एक ऑटोनॉमी यानी कि पंजाबी जो बोलने वाले लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी में हो वो, ताकि उनका दबदबा बना रहे। बट अकालीज ने ये देखा कि चाहे ये पंजाब एक अलग से बन गया है स्टेट, बट कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का वो था, मन में बात थी उनकी, या उनकी ये विचार रहे कि जो हिंदू लोग थे वो अभी भी कहीं ना कहीं जो पंजाब में उस वक्त थे वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट है, वो उनको फेवर नहीं कर रहे अकाली दल को। एंड सेकेंडली जो उस टाइम पे सिख जो वहाँ पे मेजॉरिटी है वो लोग उनके कहीं ना कहीं कास्ट बेसिस पे इंटरनली जो है कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इसके अगेंस्ट अनंतपुर साहब में एक रेजोल्यूशन पास कर लिया कि हमें एक स्टेट ऑटोनॉमी चाहिए, और इसलिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी थी। तो उन्होंने शेयरिंग ऑफ वाटर यानी कि जो ब्यास का पानी है, रावी का पानी है, ब्यास का पानी है, उसके शेयरिंग के ऊपर डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट कर दिया। बट कहीं ना कहीं जो इस चीज़ को उस टाइम के लिए सप्रेस कर दिया गया और साथ ही साथ मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया गया। और क्या हुआ कि जो हमारा गोल्डन टेम्पल है उसे मिलिटेंसी का हेडक्वार्टर बना दिया गया कहीं ना कहीं, और इसीलिए आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा इसके बीच में, और ऑपरेशन ब्लू स्टार को है
जो एक आर्मी के लिए हमारा कोड था उस टाइम पे, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट में लाया गया। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस फैल गई। और साथ ही साथ क्या हम देखते हैं, जो इंदिरा गांधी जी हैं उनको ही असैसिनेट कर दिया उनके दोनों बॉडीगार्ड्स ने। क्यों? क्योंकि वो खिलाफ थे इस चीज़ के, वो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी चाहते थे, खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो इसलिए क्या होता है कि इंसर्जेंसी चलती है और बहुत सारे जो हम देखते हैं कि लोग भी मारे जाते हैं, जिसमें मेजॉरिटी में सिख्स थे। तो एक तरह से पीस को रिस्टोर करने के लिए एक अकॉर्ड जो है, जिसको हम राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड यानी कि पंजाब अकॉर्ड भी बोलते हैं, वो साइन किया गया। तो इसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि जितने भी लोग मरे हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन मिलेगा। सेकेंडली, जो पानी जो शेयर करने की बात हो रही है ब्यास की विद हरियाणा एंड राजस्थान, उसके लिए भी फर्दर जो है कंडीशंस ले डाउन की जाएंगी। एंड साथ ही साथ हरियाणा के लिए बॉर्डर्स को दोबारा से कहीं ना कहीं बनाने की बात की जाएगी और चंडीगढ़ को पंजाब को ही दे दिया जाएगा, उसके लिए कमीशन बिठा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, अंडर इसको अकॉर्ड को साइन तो कर दिया गया, बट पीस को कहीं ना कहीं रिस्टोर करने में प्रॉब्लम आई। तो ये स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल रही। तो सीधा 1992 में फिर स्टेट में इलेक्शन हुए, बट लोग जो हैं वो सामने नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ 24% जो लोग थे वो वोटिंग के लिए आए। बट 1997 में हम देखते हैं, उस टाइम पे अकाली दल विद द हेल्प ऑफ बीजेपी, दोनों की अलायंस जो है पावर में आती है पंजाब में। पर 2005 में मनमोहन सिंह जी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, वो पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में इस सारे एक्ट के लिए पंजाब से और पंजाब के लोगों के लिए माफ़ी मांगते हैं। तो अब हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात देखते हैं। तो डिवीजन ऑफ असम एंड अदर इनिशिएटिव, तो 7 सिस्टर्स हम इनिशियली बोलते हैं, बट 3 स्टेट्स थी इनिशियली, जिसको हम मणिपुर, त्रिपुरा और असम कहते हैं। तो बाकी की जो 4 स्टेट्स थी वो कहीं ना कहीं पार्ट थी ओरिजिनली असम का, बट वो ये चाहती थी कि उन्हें भी ऑटोनॉमस स्टेटस मिले, और साथ ही साथ वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये मानते थे कि हम इंडिया का पार्ट ही नहीं हैं। तो हम इंडिया का पार्ट या ब्रिटिश कॉलोनी थे ही नहीं, तो हमें इंडिया का ज्वाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर क्या होता है कि फर्दर जो है इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए फर्दर हम देखते हैं स्टेट्स क्रिएट कर दी जाती हैं 2। बट ये प्रॉब्लम और अराइज हो जाती है कि बाकी की फिर जो जनता है, यानी कि मीज़ो ट्राइब्स वाले थे, या वो भी चाहते थे कि हमें ऑटोनॉमस स्टेटस मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं असम के या नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, वो ये देख रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है और वो कटे हुए हैं इंडिया से, और उनको डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए फॉर्मेशन हुई मीज़ो नेशनल फ्रंट की 1959 की, और उन्होंने पाकिस्तान की मदद से गुरिल्ला वॉर भी लड़ी इंडिया के अगेंस्ट। एंड इसे लीड कौन कर रहा था? लाल डेंगा जी। तो लाल डेंगा जो थे फर्दर उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला वॉर के बाद जो है असाइलम सीक कर लिया, भाग गए, एग्जाइल में रहे। बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया कि वो एग्जाइल से बाहर आए और राजीव गांधी जी के साथ अकॉर्ड साइन किया 1986 में। एंड उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि असम को ऑटोनॉमस स्टेटस जो है वो दिया जाएगा और लोगों को कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये चीज़ भी डिसाइड की गई थी। और साथ ही साथ नागालैंड में भी हम देखते हैं ऑटोनॉमी के लिए यही रिलेशन, यही बात जो है वो कहीं ना कहीं सामने आती है। बट ये चीज़ जो है या ये मुद्दा जो है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हुआ है। बट असम में इसके साथ साथ 1979 से लेकर 1985 में एक और मुद्दा उठा था, वो था क्योंकि बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी, तो मुस्लिम्स की वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा थी। तो असामीज़ पीपल या असम के लोगों को ये लगता था कि वो कहीं ना कहीं खुद ही माइनॉरिटी में ना आ जाएं, और जितने भी रिसोर्सेज थे वो ऑलरेडी ही पहले ही लिमिटेड थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए कि उन्हें ही कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। इसलिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की फॉर्मेशन हुई 1979 में, जिनका ये मोटो था कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं या जो इमिग्रेशन हुई है इलीगल वे में, उन्हें हटाया जाए और उनको कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाए, और लोगों को जो माइनॉरिटी में है यहाँ उस टाइम पे हमारे असामीज़ पीपल हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। तो इसलिए उनकी नेगोशिएशन हुई राजीव गांधी जी के साथ 1985 में। तो उन्होंने ये इस टाइम पे डिसाइड किया कि जितनी भी इलीगल इमिग्रेशन है उसे हटा दिया जाएगा, और ताकि लोग जो हैं वो फिर भी शांति बनाए रखें। इसीलिए क्योंकि लोग मान गए उस वक्त, तो इसीलिए जो ये ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन थी वो फर्दर जो है
बन गई असम गण परिषद 1985 में, जिसका क्या मोटो था कि वो एक गोल्डन असम बनाएंगे। बट हम ये देखते हैं कि इमिग्रेशन की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लोगों की सॉल्व नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या लेसन्स लिए इन सब चीज़ों से। तो हम ये देखते हैं कि नेशन बिल्डिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो एक डेमोक्रेटिक नेशन जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे लोगों का या ऑटोनॉमी का मुद्दा उठना कोई नई बात नहीं है। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड को लेकर या बाकी सारी स्टेट्स को लेकर हमेशा से ऑटोनॉमी का मुद्दा जो है वो चलता आया है। तो एक इट इज़ अ नेशनल बिल्डिंग या नेशन बिल्डिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सेकेंड इज़ डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस, कि जितनी भी ये इश्यूज हम पीछे से डिस्कस कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट ने जो है दबाने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री कहीं ना कहीं, बट उसे एक डेमोक्रेटिक वे में, एक पीसफुल वे में ट्रीट किया जाना था। उसे बिठाकर लोगों से नेगोशिएट करके भी सॉल्व किया जा सकता था। साथ ही साथ पावर शेयरिंग, कि कहीं ना कहीं स्टेट के लोग जो ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे हैं उनकी भी पावर यानी कि उनका भी रोल या उनकी भी बात को कहीं ना कहीं सुना जाना चाहिए जब पॉलिसीज़ को या कोई भी नए लॉ को या कोई भी नई पॉलिसी को लेके आते हैं, तो उनको भी ताकि एक पावर फील हो, ताकि उनकी भी कोई बात सरकार सुन रही है, ये चीज़ को भी सामने रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ रीजनल इम्बैलेंस एंड इंटर रीजनल माइग्रेशन, कि इंटर रीजनल माइग्रेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जाए। एंड रीजनल इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है वो भी सरकार का ही जिम्मा है कि कहीं ना कहीं उसे देखे और उसके ऊपर अमल करे। साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाइवर्सिटी, तो जहाँ पे जिस देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो शेड्यूल 6 दिया गया है वो ट्राइबल पीपल के लिए ही दिया गया है, ट्राइब्स के लिए ही दिया गया है, ताकि उन्हें भी लगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ सुन रहा है, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है, ताकि वो आगे फर्दर अपने हिसाब से अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकें। तो इस चैप्टर में इतना ही। तो ये है हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013, दैट इज द गवर्नमेंट एनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट इन 1996. Which one of the following is not identified as its objectives? First is to provide self-government. Second, to recognize traditional rights. Third, to create autonomous regions in tribal areas. Fourth, to free tribal people from exploitation. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आंसर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।